जय हिंद साथियों, चहल्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और शानदार क्लास की शुरुआत करेंगे हम। लेकिन शानदार क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो आज मुझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने आएगी, जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। उसमें कुछ ऐसा था बच्चे कि जिंदगी एक किताब है और हर दिन उस किताब का एक पन्ना। हम हर दिन सुबह उठते हैं तो उस किताब का, जीवन रूपी किताब का एक पन्ना हमारे सामने खोला रहता है। अब हमारे सामने सवाल यह है कि उस पन्ने को हम एंजॉय कैसे करते हैं, उस पन्ने पे लिखी हुई कहानी को हम किस तरीके से एंजॉय करते हैं, और उस पन्ने पे कौन से और नए चीजें हम लोग ऐड करके उस कहानी को और खूबसूरत बनाते हैं। तो आज इस सेशन में हम उस पन्ने पे और भी चीजें जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर के जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों, देखते हैं कौन कौन से टॉपिक आज आपके सामने रहने वाले हैं। चलिए, पहला टॉपिक आता है बच्चों, अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड कमिश्नर्स। जो हमारे इलेक्शन कमीशन होता है, कमीशन है, और उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनके अपॉइंटमेंट की हम यहां पे बात करेंगे। देखिए, बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि जब भी इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात आती है ना, तो जो हमारा सरकार, केंद्र सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो सब एक्टिव हो जाते हैं। और एक्टिव क्यों हो जाते हैं? बहुत संवेदनशील मुद्दा है भाई। क्यों? क्योंकि पूरा देश चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है। अब सरकार के लिए होता है इलेक्शन। अब इलेक्शन कौन देखता है? इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन देखेगा। अब इलेक्शन कमीशन ही अगले 5 साल का पूरा भविष्य तैयार करेगा, किसी भी देश का रूपरेखा तैयार करेगा, किसी भी देश की पॉलिसीज डिसाइड होंगी, क्योंकि वो जिस सरकार को चुन के आगे बिठाएगा, हालांकि सरकार हम ही चुनते हैं, लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करवाना, उसके रूल रेगुलेशन सब कुछ डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। तो जिस तरीके से अगर वो इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा रहा है, तो एक सरकार के चुने जाने में इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा रोल होता है, और अगले 5 साल तक वही सरकार काम करने वाली है। तो अगर इलेक्शन कमिश्नर ही करप्ट निकला, अगर इलेक्शन कमिश्नर ही किसी एक पर्टिकुलर सरकार को फेवर करने वाला निकला, और अगर इलेक्शन कमिश्नर ही भारत के भविष्य को अपने हिसाब से चलाना चाहता हो, तो डेफिनेटली गड़बड़ी तो होगी। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर्स और इलेक्शन कमीशन में जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और इलेक्शन कमिश्नर्स का इलेक्शन बहुत ही एक संवेदनशील मुद्दा हो जाता है, एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज यही टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं कि इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स, जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक इलेक्शन कमीशन का चीफ होता है, इनकी नियुक्ति यानी इलेक्शन किस तरीके से होता है, सिलेक्शन किस तरीके से होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसी वजह से खबरों में है, इसी वजह से न्यूज में दिखाई देगा आप लोगों को, क्योंकि अभी जो ज्ञानेश कुमार, जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे क्या है, तो ज्ञानेश कुमार जी हैं ना, ज्ञानेश कुमार जो हैं ये हैं। अब इनका जो इलेक्शन हुआ था ना, वो नया सिस्टम आया था इलेक्शन कमीशन का, न्यू सिस्टम, ठीक है, न्यू सिस्टम ऑफ इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन था, न्यू सिस्टम ऑफ, ठीक है, इलेक्शन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यानी ज्ञानेश कुमार पहले वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। जो नया सिस्टम आया था इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन के चीफ का इलेक्शन का, उसके अंडर में देखिए, अभी जो पुराना सिस्टम हुआ करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे डिसाइड होंगे ये था, तो उसमें क्या था, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट तो भाई साहब हमेशा राष्ट्रपति ही करेगा, याद रखना। कौन करेगा? हमेशा प्रेसिडेंट ही करेगा, यानी कि आज की डेट में भी प्रेसिडेंट ही करेगा। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, उनको रिकमेंड कौन करेगा? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे, याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि सरकार चलाने वाले लोग है ना, वही तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगली इलेक्शन भी मैं ही जीतूं, तो ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यानी अभी केंद्र सरकार में जो सरकार है, वो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसे ही बनाने की कोशिश करेगी ना, जो उसको फेवर करेगा डेफिनेटली। तो पुराना सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता था। ठीक है बच्चों,
तो अभी नया सिस्टम लेकर आया गया था 2023 में। 2023 में बोला कि नहीं नहीं ऐसे तो यार सरकार अपना फेवर करवाएगी, तो 2023 में एक नया सिस्टम लेकर के आया गया था, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे, इन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो एक हमारे नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें इलेक्ट किया गया था, ठीक है। और कौन से लॉ के अंडर किया गया था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। 2023 में एक एक्ट आया था जिसमें यह बताया गया था कि पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा और नया सिस्टम लेकर के आया जाएगा। किसके लिए? चीफ इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के लिए और इलेक्शन कमिश्नर्स के इलेक्शन के लिए। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, तो उनके इलेक्शन कैसे होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इसके लिए नया कानून लेकर के आया गया था 2023 में, ठीक है। और इस 2023 वाले एक्ट के अंडर में जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ था वो हुआ था ज्ञानेश कुमार जी का, जो कि आज की डेट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। क्लियर पॉइंट। चलिए अब देख लेते हैं क्या है। पहले क्या हुआ करता था? द प्रेसिडेंट अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, वही रिकमेंड करते थे और राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट कर दिया करता था, यही होता था, ठीक है। अब देखिए तो 2023 में एक केस आया, अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये चैलेंज करता है, ये केस चैलेंज करता है कि भाई ये जो पुराना सिस्टम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट करेंगे और जो इलेक्शन तो अगर इलेक्ट करते हैं तो देखो मेन जो आपका राष्ट्रपति है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर करके अपॉइंट करता है। उनको रिकमेंड कौन करता है, उनको सलाह कौन देता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे आज की बात करें तो आज बीजेपी सलाह देगी, बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सलाह देंगे कि भैया इन बंदे को आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाओ, तो राष्ट्रपति अपॉइंट कर देता था, है ना। ये पुराना सिस्टम था। तो इस सिस्टम को चैलेंज किया गया अनूप बर्नवाल के द्वारा, ठीक है। इसलिए इस केस को हम क्या बोलते हैं? अनूप बर्नवाल वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब देखो 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई बात तो सही है, ठीक है, कि जो अपॉइंटमेंट आप लोग कर रहे हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो आप लोग करवा रहे हो राष्ट्रपति से, तो डेफिनेटली यहां पे आप उसको मिसयूज कर सकते हो। तो उसने बोला सुनो, जो अपॉइंटमेंट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपॉइंटमेंट है ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है, वो एक कमिटी के द्वारा की जाएगी। एक कमिटी बनाई जाएगी 2023 के द्वारा, ठीक है। एक कमिटी बनाई जाएगी, वो करेगी अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उस कमिटी में एक बंदा होगा पीएम, एक बंदा होगा पीएम, ठीक है। एक बंदा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसे कि अभी कांग्रेस है उसका एक बंदा होगा, और एक बंदा होगा आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे तीन ऐसे लोग हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है, वो तो रूलिंग पार्टी का था, पहले भी था, अभी भी वो रहेगा उसमें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जैसे कि एक ऑपोजिट पार्टी का भी एक लीडर होगा ताकि फेयर डिसीजन हो सके, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल रहेंगे। तो एक कमिटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसमें कौन कौन रहेगा? एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई रहेगा, ये डिसाइड करने के लिए कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा, ठीक है। अब धीरे धीरे इस पे मुद्दा चल रहा है। ये अभी बिल पास हुआ था, ये बना नहीं था, अलाउ नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था कि होना चाहिए ऐसा, और ये कमिटी आप लोग बनाओ, लेकिन ये कमिटी बनी भी नहीं थी अभी। मतलब रिकमेंडेशन गया था कि ऐसी एक कमिटी तो होनी चाहिए भाई साहब, जो कि फेयर इलेक्शन कराए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे ये जो कमिटी बनाने का मुद्दा आया था, बनी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमिटी बनी नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया है। तो कमिटी बनेगी कब? जब अगला सेशन आएगा, उसमें डिस्कशन होगा तो कमिटी बनेगी। तब तक यहां पे केंद्र सरकार ने अपना दाव खेल दिया। अब दाव क्या खेला ये देखो, ठीक है। तो नई कमिटी बनाई जाएगी ना, कमिटी तो बनेगी नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहां पे कौन कौन होगा? अब जो गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई नहीं, एक कौन होगा? पीएम होगा जो हेड होगा, ठीक है, याद रखना। एक होगा आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चलो अच्छी बात है भाई, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो गया। और जो तीसरा बंदा होगा ना, वो काउंसिल मिनिस्टर ही होगा, ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर ही होगा, और उसे रिकमेंड कौन करने वाला है? तो हमारे पीएम रिकमेंड करेंगे। यानी अभी भी, ठीक है, तीन में से 2 वोट किसके पास हैं? ठीक है, पीएम के पास हैं। तो यार ऑब्वियसली बात तो आप ही की रखी गई ना। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के
इलेक्शन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सीजेआई को हटा करके और आपने काउंसिल मिनिस्टर रख दिया, जो भी आप रिकमेंड करोगे, यानी प्रधानमंत्री रिकमेंड करेंगे, आज की डेट में नरेंद्र मोदी रिकमेंड करेंगे, अगर मैं ऐसे बात कहूं तो, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेगा, क्लियर है। तो ये तो कहीं ना कहीं इनजस्टिस हो रहा है भाई, तो यही पूरा मुद्दा गरमाया हुआ है, ठीक है। तो नई सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कैसे होगा, देखो 2023 एक्ट के अंदर में एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। अब एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी और कैबिनेट सेक्रेटरी जो होगा वो 5 एलिजिबल कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा। मतलब कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो 5 लोग पार्टिसिपेट करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इलेक्शन में। और 5 लोग कौन इलेक्ट करेगा, तो एक सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सर्च कमेटी 5 लोगों को चुनेगी कि भैया तुम 5 लोग हो, आप 5 लोग हो, आप लोग इलेक्शन में खड़े हो जाओ, नॉमिनेशन अपना भर दो, ठीक है। दूसरा, ये सर्च कमेटी हो गया, तो उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी आएगी, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि इन 5 में से किसको डिसाइड करना है, ठीक है। और जो इलेक्शन सिलेक्शन कमेटी होगी वो यही है, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी में क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, जिसको रिकमेंड कौन करेगा, हमारे प्रधानमंत्री करेंगे। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो जाएगा, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन में राहुल गांधी हो गए, फिलहाल आज वाली की बात करें। अब ये तीनों में से जो बात मानी जाएगी, जो मेजोरिटी की बात मानी जाएगी, तो मेजोरिटी में प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर, ये दोनों तो एक ही टीम में है, तो पलड़ा किसका भारी हो जाएगा, प्रधानमंत्री का हो जाएगा। तो घूम फिर का पुराना वाला ही सिस्टम लेके आए ना एक तरीके से, ठीक है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास सिर्फ एक ही तो वोट है, आप लोग के पास 2 वोट है, जब भी जीतोगे आप लोग ही जीतोगे भाई साहब, है ना। तो ये पूरा अभी नया सिलेक्शन प्रोसीजर बनाया गया है अंडर 2013 एक्ट, ये क्लियर पॉइंट याद रख लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रेसिडेंट जो है ये फाइनल अपॉइंटमेंट कर देगा, इनमें से किसी को सिलेक्ट किया गया। तो इस प्रोसेस से जो अभी पहला जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है ज्ञानेश कुमार का, वो हुआ है ज्ञानेश कुमार का, ठीक है। अच्छा आप देखिए, ज्ञानेश कुमार ने ऐसा बयान दिया था, अभी राहुल गांधी ने एक पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया था, महादेवपुरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है महाराष्ट्र में, कि वोट की चोरी हुई थी। उसने बंदे ने पूरा सिस्टम ऐसे लगाया, पूरे सिस्टम में उसने पूरा एक एक चीज खोल के रख दिया कि भाई 0 नंबर के घर भी है वहां पे, एक घर में 80 लोग रह रहे हैं, और घर वो आपका एक कमरे का ही है ना। 80 लोग कैसे रह सकते हैं, वो एक कमरे का घर 80 लोगों के नाम पे कैसे रजिस्ट्रेशन हो सकता है उसका। तो जब पूरा खोल दिया कच्चा चिट्ठा, और जब मांगा राहुल गांधी ने, ज्ञानेश कुमार जी बताओ सीसीटीवी फुटेज वगैरह दो, कहां से वोटिंग वगैरह हुई है, कैसे बीजेपी जीती है वहां पे, है ना। तो ज्ञानेश कुमार ने क्या बोला, हम अपनी बहू बेटियों की जो सीसीटीवी जो फुटेज है वो नहीं देंगे। क्या आप लोग चाहते हो कि बहू बेटियों का सीसीटीवी फुटेज जनता के पास जाए? कैसा मतलब वाहियात सा इन्होंने एक जो कमेंट दिया था इस चीज को लेके, ताकि वो सिस्टम को पूरा छुपा दिया जाए। भाई साहब वो बंदे ने इतनी मेहनत की राहुल गांधी ने, ताकि करप्शन को बाहर ले आए इलेक्शन कमीशन में, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेके आ पाया, आज तक मुद्दा ही नहीं रहा। ऊपर से राहुल गांधी ने एक इस तरफ मुद्दा छेड़ा, तो वहां पे कुत्तों वाला मुद्दा आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि अरे रे 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 रे, ठीक है, कुत्ते बड़ा नुकसान कर रहे दिल्ली के, इनको चलो भी डॉग शेल्टर में डालो, है ना। ऊपर से आपको ने एक बयान देखा होगा, जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी की तरफ से, उन्होंने क्या बोला कि आप लोग 60 साल 70 साल से वोट की चोरी कर रहे हो, तब कोई दिक्कत नहीं है, और आज हमने चोरी कर ली तो आपको दिक्कत हो गई। इसका मतलब क्या है, रेखा गुप्ता साफ ये कह रही हैं कि बीजेपी ने वोट की चोरी की है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बीजेपी ने वोट की चोरी की है। और उस वोट की चोरी को छुपा कौन रहा है, हमारे ज्ञानेश कुमार साहब, जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। और छुपाए भी क्यों ना, जो नया प्रोसेस है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का, उसमें 3 ही तो बंदे आते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन आ जाता है, और तीसरा बंदा यूनियन काउंसिल मिनिस्टर आ जाता है, जो कि कौन रिकमेंड करता है, प्रधानमंत्री खुद रिकमेंड करते हैं। यानी 3 बंदों में से 2 बंदे तो प्रधानमंत्री के हैं। तो डेफिनेटली जब भी वोट आएगी, पलड़ा किस तरफ जाएगा, प्रधानमंत्री की तरफ जाएगा। और इलेक्शन कौन करेगा, फिर प्रधानमंत्री कर रहा है, तो किन्होंने किया है, प्रधानमंत्री ने अपने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर के किसका इलेक्शन किया है, तो ज्ञानेश बाबू का इलेक्शन किया है। तो ज्ञानेश बाबू तो भैया हैं, साथ देंगे ही ना, वही वाला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं भाई, जो अपॉइंटमेंट होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसमें क्या क्या चीज होती है, 6 साल का टर्म होता है, या फिर 65 साल की एज होती है, जिसमें जो पहले पूरा हो गया उसी के हिसाब से रिटायरमेंट आ जाती है। कोई भी रिपीटेशन अलाउड नहीं होता कि भाई एक बार बने तो दोबारा बनोगे, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। सैलरी वगैरह जो होता है, एक कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर इनकी सैलरी रखी जाती है, ठीक है। कंसर्न क्या है,
अभी समस्याएं क्या है, चिंताएं क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि भैया आपने हमें तो बाहर कर दिया सिस्टम से, जब आप हमने बाहर कर दिया सिस्टम से तो ये ट्रांसपेरेंट तो रहा नहीं, और जब ये ट्रांसपेरेंट रहेगा नहीं तो साफ सीधी सी बात है भैया आप यहाँ पे धांधली करोगे, आप यहाँ पे गलतफहमी करोगे। अब जनता को भी ये बात समझ में आ रही है, लेकिन जनता कर भी ले तो क्या करे, जनता सिर्फ आंदोलन कर सकती है, अपना पिटीशन डाल सकती है, लेकिन सरकार वही करेगी जो उसको लगता है, क्योंकि पावर में तो तुम हो ना भाई, मीडिया पे तुम्हारा कंट्रोल है ना भाई, हर जगह तो तुम ही कंट्रोल करके बैठे हुए हो। यहाँ पे बहुत एक चिंताजनक विषय है, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि भैया ये सरकार बने, लेकिन सरकार कोई और ही बन रही है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली भैया चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनके फेवर में है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने इलेक्ट किया है? तो प्रेजेंट वर्तमान सरकार ने किया है, सीधी सी बात है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक आता है लेजिम डांस, लेजिम, ठीक है। अगला टॉपिक आता है लेजिम, लेजिम डांस, ठीक है बच्चों, लेजिम डांस यानी कि लेजिम नृत्य की बात कर रहे हैं। अब ये लेजिम नृत्य महाराष्ट्र का नृत्य है, और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि आपने छावा एक मूवी देखी होगी जिसमें विकी कौशल ने संभाजी महाराज का रोल प्ले किया था, ठीक है। उसमें एक इस तरीके का डांस आता है, ठीक है। दो मतलब वो रहते हैं, वो डंडियां रहती हैं, दो ऐसे डंडी बनाई रहती है और झालर लटके रहते हैं दोनों डंडियों में, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डांस किया जाता है, ऐसे ऐसे करके डांस किया जाता है। तो वो दो डंडियां झालर में छम 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 इस तरीके से आवाज आती है ना। यानी कि वो साउंड बड़ा ही प्यारा होता है, और उसी साउंड पे ऐसे ऐसे डांस किया जाता है, ऐसे ऐसे डांस किया जाता है और साउंड बजता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजिम डांस, जो कि महाराष्ट्र का है। और छावा मूवी में इस डांस को दिखाया गया है। तो दिखाना अच्छी बात है, लेकिन इस डांस को गलत तरीके से दिखाया गया, बोला गया नहीं भाई तुम इसमें ना मिक्स कर रहे हो, मिक्सचर कर रहे हो, ये हमारा ओरिजिनल कल्चर नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। तो जो लेजिम डांस है छावा मूवी में दिखाया गया था, जिसमें दो डंडों के सहारे, जिसमें म्यूजिक प्ले होता था, छम छम डांस करते हुए आते थे आवाजें, उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया छावा मूवी में। इस वजह से छावा डांस जो है न्यूज में है, क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र के ट्राइब्स ने, महाराष्ट्र के लोकल लोगों ने दावा किया है, चैलेंज किया है कि भैया इस डांस को हटाओ, हटाओ, निकालो यहाँ से, ठीक है, ये आप गलत प्रेजेंट कर रहे हो हमारी संस्कृति को। तो इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में, तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो छावा मूवी है ना, ठीक है, उसमें से लेजिम डांस को निकाल दिया गया। और लेजिम डांस को क्यों निकाल दिया गया? इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि ये एक इनएक्यूरेट फॉर्म में डांस कर रहे थे, इनएक्यूरेट फॉर्म में। अब देखो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, अभी एक वो मूवी देखी थी आपने, अरे यार रणवीर कपूर की आई थी, कौन सी थी जिसमें शाहिद कपूर भी था, दीपिका पादुकोण भी थी, सब याद आ जाएगा, लेकिन मूवी का नाम याद नहीं आएगा यहाँ पे। अरे यार पद्मावत है ना, पद्मावत। उसमें जो डांस करता है रणवीर कपूर, वो कैसे करता है? एकदम ब्रेक डांस टाइप ब्रेक डांस करता है। अरे भाई खिलजी ब्रेक डांस करता था क्या? नहीं, खिलजी ब्रेक डांस नहीं करता था, ठीक है। खिलजी वही डांस करेगा जो उस वक्त का डांस होगा, डांस फॉर्म पुराना होगा, क्लासिकल करेगा, उस टाइम का फोक डांस करेगा। यहाँ पे आपका खिलजी प्रॉपर तरीके से ब्रेक डांस नहीं करेगा, यहाँ पे आपका हिप हॉप नहीं करेगा। लेकिन उसमें क्या दिखा रहा है? खिलजी हिप हॉप कर रहा है भाई, खिलजी इस तरीके से डांस कर रहा है जैसे कि उसमें शास्त्रीय संगीत का कोई लेना देना ही नहीं है, उसमें फोक कल्चर का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो नहीं, अगर आप मूवी दिखा रहे हो तो आप लोगों को उसी वक्त का, उसी समय का डांस दिखाना पड़ेगा, उसी समय का नृत्य, उसी समय का संगीत दिखाना पड़ेगा। यही छावा मूवी में नहीं किया गया था, और ये डांस फॉर्म डाल दिया गया था लेजिम, इसलिए डांस फॉर्म जो लेजिम था ना, उसको हटा दिया गया था छावा मूवी से, याद रखना, इसलिए काफी ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है ये लेजिम? क्या है लेजिम? एक एनर्जेटिक डांस फॉर्म है, ठीक है, महाराष्ट्र का। और ये इस जो डांस का जो नाम आया है, एक इंस्ट्रूमेंट है लेजिम, लेजिम एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। लेजिम ये जो इंस्ट्रूमेंट बजता है ना, इसे ही हम लोग लेजिम कहते हैं, ठीक है। वो डांस करते टाइम ही उसमें छम छम की आवाज आती रहती है, ठीक है। वुडन स्टिक लकड़ी होती है, छड़ी होती है, और जो जिंगलिंग किम्बल्स होते हैं, जो छम 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 करने वाले घुंघरू उसमें बंधे रहते हैं, वो आवाज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो डांस था ना, ठीक है, लेजिम, ये महाराष्ट्र का कोर एक फोक डांस को दिखाता है। और उसी पे यहाँ पे छेड़छाड़ हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी, डेफिनेटली यहाँ पे लोगों ने मना किया कि भैया हटाओ, इसे नहीं कर सकते, हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर को खराब करने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो जो लेजियम है, इसको निकाल दिया गया था छावा मूवी से, ठीक है। चलिए, अब हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। ये कब शुरू किया गया था? तो छत्रपति शिवाजी के समय में शुरू किया गया था, ठीक है। और ये क्यों शुरू किया गया था?
मार्शल ट्रेनिंग। मार्शल ट्रेनिंग मतलब जब युद्ध की ट्रेनिंग की जाएगी सोल्जरों की, तो एक वो सुस्त ना पड़ जाए उनमें। सॉरी, ठीक है। रियली वेरी सॉरी। मौसम बदल रहा है ना, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है भाई पढ़ाने में, और सांस में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोगों को भी बता रहा हूँ भाई, मौसम चेंज हो रहा है और आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखना, जो बोर्ड है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, है ना, तो वो अपना एग्जाम डेट नहीं चेंज करेगा आपकी तबीयत खराब हो गई तो ख्याल आपको अपना रखना है, ठीक है। तो कोशिश करें अच्छा खाना खाएं, कोशिश करें दवाइयां टाइम पे ले लें, कोशिश करें कि अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो सीधा डॉक्टर के पास जाए, खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। आप लोग डॉक्टर नहीं हो भाई, ठीक है, समझिए इस बात को। ट्रीटमेंट कीजिए, इलाज करवा दीजिए अगर जरा सा भी समस्या आती है आपकी हेल्थ की तो, वरना डेट नहीं चेंज होने वाला एग्जाम का, आप चाहे एग्जाम देने जाओ या फिर ना जाओ, साफ बता रहे हैं। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सोल्जर्स हुआ करते थे, लड़ाकू जो आदमी हुआ करते थे, सेना हुआ करती थी, उसमें एनर्जी जगाने के लिए इस तरीके का डांस किया जाता था, मतलब लेजियम डांस किया जाता था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मार्शल ट्रेनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेल फिटनेस ड्रिल हुआ करता था, जैसे कि एक तरीके का एक्सरसाइज ही समझ लो, एक्सरसाइज के तौर पर इसे कराया जाता था। महाराष्ट्र का जो सेना हुआ करती छत्रपति शिवाजी की, ठीक है। धीरे धीरे करके ये फोक डांस में बदल गया, धीरे धीरे करके वहां के स्थानीय डांस में बदल गया, और ये हमारी कम्युनिटी स्ट्रेंथ को धीरे धीरे दिखाने लग गया। और इसके दो मेन पार्ट्स आगे चल के बन गए लेजम डांस के, ठीक है। कौन सा, जो एक महाराष्ट्र में होता है और एक आपका गुजरात में होता है, ठीक है। महाराष्ट्र एंड गुजरात वर द सेम पार्ट ना, ठीक है, एक ही पार्ट हुआ करता था ये। तो दोनों का कल्चर में थोड़ा थोड़ा वेरिएंट आ जाता है, चेंज आ जाता है। गुजरात वाले में थोड़ा गुजरात का फ्लेवर आ जाएगा, महाराष्ट्र वाले में थोड़ा महाराष्ट्र का फ्लेवर आ जाएगा, बाकी ये लेजियम डांस सेम ही है, एक ही है, ठीक है बच्चों। चलिए, और ये कब परफॉर्म किया जाता है, तो गणेश चतुर्थी में परफॉर्म किया जाता है। आपको पता है महाराष्ट्र का इतना बड़ा कल्चर है गणेश चतुर्थी, ठीक है। दशहरा में किया जाता है, और भी बहुत सारे जो धार्मिक जो काम होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते हैं, तो उसमें इसको परफॉर्म किया जाता है। हमारे देवी देवताओं को डिवोट होता है, एनर्जी दिखाता है, ठीक है, और कम्युनिटी सेलिब्रेशन दिखाता है, क्योंकि ग्रुप में सिंक्रोनाइज करके बहुत सारे लोग एक साथ डांस करते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही प्यारा होता है यहाँ पे। चलिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात कर ले तो लेजियम एक म्यूजिकल स्टिक है, जो कि मतलब रिदम के साथ बजता है। उसके बाद ढोलकी, जो रिदम के साथ एक से पहले ढोलकी भी बजाई जाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद जो परफॉर्मेंस स्टाइल होता है ना, डायनामिक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है। एक बंदा इधर जा रहा है तो सारे के सारे इधर ही जा रहे हैं, एक बंदा ऐसे कर रहा है तो सारे के सारे ऐसे ही कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है, एक तरीके से लय में चल रहे हैं सारे, ठीक है। उसके बाद स्क्वेटिंग हो रही है, लंगिंग हो रही है, हॉपिंग हो रही है, मतलब इस तरीके के मूवमेंट्स हाथों का पैरों का किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, आमतौर पे ग्रुप ऑफ 4 और मोर डांसर, 4 नहीं 12, यानी कि 12 डांसर एक साथ आमतौर पे काम करते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि 12 क्या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप देखना कभी भी जब भी आप देखना एक जो आपका वो चलता है ना, ग्रुप चलता है सोल्जर्स का, परेड वगैरह होती है, तो 3-3 की फाइल होती है, 3-3-3 ऐसे ऐसे करके ना 21 की फाइल होती है, 7 लाइनें होती है 3-3 सोल्जर्स की करके, 21 की फाइल होती है, ठीक है। तो कुछ वैसे ही यहाँ पे 3-3-3-3-3-3 करके 4 लाइनें बनाई जाती हैं, और फिर 15 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 21 हो गया, इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है, ठीक है बच्चों। ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए, ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है, नीचे बहुत सारे लोग, उसके ऊपर थोड़े कम थोड़े कम थोड़े कम, तो इस तरीके से आदमियों का एक पिरामिड बनाया जाता है। मतलब बहुत ही कमाल का एक कल्चर यहाँ पे आपको दिखाई देता है लेजियम का। संभाजी महाराज जो छावा मूवी में दिखाया गया था, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे, और 1681 से लेकर 1689 में 9 तक वो रहे थे। 1689 में उनको औरंगजेब पकड़ लेता है और औरंगजेब उनको मरवा देता है। पूरी मूवी में दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ये उनकी ब्रेवरी की एक अलग लेवल की कहानी बताती है मूवी छावा, ठीक है। वो अलग अलग कैंपेनिंग चलाते हैं जो आपके मुगलों के खिलाफ, लेकिन बुरहानपुर 1681 में सबसे पहला संभाजी महाराज ने बुरहानपुर का जो पूरा एरिया था वो जीत लिया था अटैक करके, जो कि औरंगजेब के अंडर में हुआ करता था। उसके बाद ये बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं आपके मुगलों से, ठीक है, सिद्दी से। पुर्तगाली उस टाइम आ चुके थे भारत के अंदर भाई, ठीक है। पुर्तगाली तो 1498 में ही आ चुके थे, पुर्तगाली थे, उनके साथ भी इनका लड़ाई हुआ था, ठीक है। मैसूर में जो राजा हुआ करते थे उनके साथ भी इनका लड़ाई हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है। और औरंगजेब ने उनको पकड़ लिया
और धोखे से पकड़ लिया और फिर 1689 में उनको मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। ठीक है, ट्रेडिशनल अटायर पहने जाते हैं, ये यानी कि एक वेशभूषा अलग से होती है, जो अजायम जो डांस होता है ना, ठीक है, एक अलग से वेशभूषा यहाँ पे पहना जाता है, जिसमें कि जो आदमी होते हैं वो सफेद कुर्ता पहनते हैं विद कलरफुल बेल्ट, और एक चौड़ा सा यहाँ पे बेल्ट होता है कलरफुल, वो पहनते हैं। औरतें ब्राइट साड़ी पहनती हैं और पूरा एक ट्रेडिशनल आउटफिट लेकर के आती है। ठीक है, तो लेजिम डांस जो है एक हमारा महाराष्ट्र का कल्चर दिखाता है, सिंबल दिखाता है, महाराष्ट्र के लिगेसी विरासत को बयां करता है, बताता है कि कल्चरल यूनिटी महाराष्ट्र में कितनी है। उसके बाद ये जो भी कदम उठाए, और ये जो न्यूज़ है कि हमें छावा डांस से उसको हटाना पड़ा, छावा मूवी से हटाना पड़े, बता रहा है कि हाँ महाराष्ट्र के जो लोग हैं अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति कितने ज्यादा झुकाव रखते हैं और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है उनके लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया। अगला न्यूज आता है, अगला जो आपका आर्टिकल है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हेल्थ मिशन चलाए गए थे, हेल्थ मिशन यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मिशन चलाए गए थे, ठीक है, उनकी जो रिपोर्ट है 2021 से लेकर के 2024 के बीच में, तो गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश कर दिया है। गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है कि भैया हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया, ये सारी चीजें आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो खबरों में क्यों है ये नेशनल हेल्थ मिशन, इसीलिए द यूनियन कैबिनेट वॉज रिसेंटली अप्राइज फॉर द अचीवमेंट अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। 2021 से लेकर 24 तक के लिए जो कुछ भी अचीव किया गया वो सारे अचीवमेंट एक आर्टिकल में बताने की कोशिश की है सरकार ने, तो उसी के बारे में आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू ऑल, यानी कि एक एक्सेसिबल, सभी तक पहुंच हो, सभी तक पहुंच तो हो, एक ये चीज दिखाई देता है। ठीक है, सभी तक पहुंच हो मेडिकल फैसिलिटीज की। दूसरा दिखाई देता है अफोर्डेबल हो, यानी कि सस्ता हो। तीसरा दिखाई देता है क्वालिटी हेल्थ केयर है हो सभी के लिए। क्वालिटी हेल्थ केयर का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि 5 रुपए की दवाई मिल रही है तो गंदी हो। आप देखना 10 रुपए की पर्ची कटती है सरकारी दवाइयों के दुकानों पे, है ना, जो 10 रुपए की पर्ची कटती है दवाइयों की दुकानों पे, नहीं जो हेल्थ केयर सेंटर बना कर रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो डॉक्टर होगा झोला छाप होगा, नहीं भाई, वो एमबीबीएस ही होगा, वो एक्सपर्ट ही होगा। ठीक है, यानी अफोर्डेबल के साथ साथ आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करनी है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो कि बीजेपी सरकार ने शुरू किया था। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। अब नेशनल हेल्थ मिशन यानी पूरे भारत को स्वस्थ बनाने का ये मिशन था, इसको 2 हिस्सों में शुरू किया गया था, याद रखना 2 हिस्सों में। तो 2 सब मिशन थे इसके। ठीक है, एक आपका गांव के लिए किया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और एक आपका नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। 2 पार्ट में इसको किया गया था। पहले गांव वालों में, देखो गांव में हेल्थ फैसिलिटीज बहुत कम होती हैं, है ना, तो इसलिए पहले रूरल एरियाज में हम लोगों ने हेल्थ मिशन को फैलाने की कोशिश की, ताकि वहां पे जो लोग बीमार पड़ते हैं तो उनका अच्छे से इलाज हो सके। और दूसरा नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, फिर उसके बाद जब गांव को लगा कि हम ठीक ठाक कवर कर पा रहे हैं, कर लिया है, तो शहरों में आओ, शहरों में भी काफी गरीब लोग रह रहे हैं भाई, उनको भी हेल्थ की जरूरत है। तो जो नेशनल हेल्थ मिशन है, इसको 2 हिस्सों में हम लोगों ने अप्लाई किया। एक अप्लाई किया हम लोगों ने अर्बन वाले क्षेत्र में, और एक अप्लाई किया हम लोगों ने रूरल वाले क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये है। तो नेशनल हेल्थ रूरल मिशन जो आपका, ठीक है, 2005 में लॉन्च किया गया था, और 2012 में किया गया था नेशनल अर्बन वाला। ठीक है, 2005 में हम लोगों ने किया था कौन सा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, और 2012 में हम लोगों ने किया था, ठीक है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अब देखिए, ये सरकार जो गवर्नमेंट आपने लॉन्च किया हुआ है, अब इसका जो आंकलन है, देखिए जो सरकार ने, पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने शुरू किया इस चीज को, ठीक है, अब इस चीज को शुरू किया, तो इसमें आगे अचीवमेंट क्या कर रही हैं, ये पूरा इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। किसके द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, तो वर्तमान सरकार है वो बता रही है। ठीक है, अब देखिए ये सारी की सारी चीजें, ये जो हेल्थ मिशन है हमारा फोकस करता है हेल्दी सिस्टम हो हमारे देश का, हेल्थ से रिलेटेड अच्छे हॉस्पिटल्स हो, अच्छी डिस्पेंसरीज हो, सस्ते में दवाइयाँ मिल जाए। ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। ठीक है, हमारी जो सर्विस दी जाती है हॉस्पिटल्स वगैरह में, उस पर फोकस किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखना इनके अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं। अचीवमेंट से रिलेटेड ही पूरा आर्टिकल है आपका। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 12 लाख एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स नेशन वाइड किए हैं, 12 लाख एडिशनल। अब देखो यहाँ पे एडिशनल शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि भाई जो उससे पहले कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था ना, हम लोगों ने क्या अचीव किया है, बीजेपी ने क्या अचीव किया है, ये बताना चाह रही है, इसलिए एडिशनल शब्द का इस्तेमाल किया। तो हम लोगों ने कांग्रेस से अलग 12 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स की हमने बात किया है, 12 लाख। ठीक है,
याद रखना। उसके बाद हमने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन बांटी जब कोरोना आया था, जो 2020 और 21 में तो उत्पात मचा कर रखा था, उसमें हमने 220 करोड़ वैक्सीन तकरीबन बांटी है, ठीक है। उसके बाद 83% 1990 में 83%, ठीक है। एमएमआर का क्या होता है, मैटरनिटल, ठीक है, मोर्टेलिटी रेट, यानी जो प्रसव के दौरान जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, प्रेगनेंसी डिलीवरी के दौरान जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु में बहुत ही कमी आई है, ठीक है। 1990 में 83% हुआ करते थे, यानी 83% मृत्यु होती थी, उसको घटा करके अभी 45% की बात की गई है, ठीक है, याद रखना। ये 100 में से नहीं है भाई, 100 में से की बात नहीं कर रहा, ठीक है, 1 लाख में से बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 5 साल तक से कम के बच्चों की कितनी मृत्यु हो जाती थी, ठीक है, याद रखना, वो 75% कम हो गया है। यानी जितनी भी 100 लोगों बच्चों की मृत्यु होती थी, तो अब 75% कम हो गया, सिर्फ 25 बच्चों की मृत्यु होती है। टीबी की बात करते हैं, ठीक है, हम लोग टीबी की बात कर रहे हैं, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस की बात कर रहे हैं, जो 2015 में जो संख्या 237 हुआ करती थी, 2023 में 195 हो चुकी है, 1 लाख के ऊपर, याद रख लेना, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका 28 से लेकर के 22 तक, यानी पहले 28 लोगों की मृत्यु हो जाती थी ट्यूबरकुलोसिस से, अब सिर्फ और सिर्फ 22 लोगों की मृत्यु होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद 1.56 लाख, ठीक है, निक्षय मित्र अपॉइंट किए गए, ठीक है, याद रखना, निक्षय मित्र अपॉइंट किए गए। अब निक्षय मित्र वो कर्मचारी होते हैं जो कि हेल्थ के लिए काम करते हैं, जो कि टीबी वगैरह के लिए काम करते हैं, यानी कि लोगों को ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बताना, लोगों को बताना कि कैसे अपने आप को बचाना है, लोगों को बताना कि हेल्थ मिशन का कैसे फायदा उठाना है। तो कौन 1.56 लाख निक्षय मित्र होते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, 9.5 लाख टीबी पेशेंट अंडर द पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान। प्राइम मिनिस्टर पीएम टीबी मुक्त अभियान चलाया गया था, उसमें ये सारे के सारे काम करते हैं, ठीक है, कौन, ठीक है, निक्षय मित्र जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो काम करते हैं। और कितने हैं ये, ठीक है, 1.56 निक्षय मित्र है जो कि टीबी को खत्म करने के लिए काम करते हैं। और टीबी खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया गया था, क्या, टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया था, तो उसका अंडर काम करते हैं। और अलग अलग पेशेंट्स को ये लोग अवेयर कराते हैं कि आपको टीबी में खुद का ध्यान कैसे रखना है, टीबी में डॉक्टर को अवॉइड मत करें, फटाक से जाकर डॉक्टर को दिखाएं, कौन कौन सी मेडिसिन स्टार्टिंग में आपको लेनी, ये सब ये लोग यही बताते हैं, क्लियर पॉइंट। और कितने पेशेंट को अभी तक ये बता चुके हैं, 9.4 लाख पेशेंट को। आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो है, ठीक है, 1.72 लाख हो चुके हैं 2023-24 तक। और ये क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिससे कि एक कॉन्सेप्ट आता है ना मोहल्ला क्लिनिक, उस तरीके का बनाया गया है। और जिसमें अभी 1.72 लाख सेंटर्स बना दिए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक हमारा ट्राइबल क्षेत्रों में, आप देखना, आदिवासी क्षेत्रों में एक मिशन चलाया गया था, ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों में मिशन चलाया गया था, क्या, सिकल सेल एनीमिया मिशन। यानी कि एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया, जिसमें ना जो जब वो हड्डी ऐसे हो जाती है, हंसिया होता है ना, ऐसे हम लोग काटते हैं खेत, तो कुछ इस तरीके का हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए भी यहाँ पे 2.61 करोड़ इंडिविजुअल्स को यहाँ पे लगाए गए हैं, ठीक है, याद रखना। उस मतलब देखा गया, मतलब इलाज किया गया इतने लोगों को। उसके बाद 97.98% मीजल्स रेबल वैक्सीनेशन कवर किया गया। उसके बाद मलेरिया काला जर एलिमिनेट करने की कोशिश की गई, अभी पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन हो जाएगा, ऐसा बोला, ठीक है। यूविन पायलट लॉन्च किया गया, ठीक है, यूविन का मतलब डिजिटल लेवल पे किस तरीके से हम लोग प्रमोट कर सकते हैं हेल्थ मिशन को, ये सारे सारे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। वैक्सीन अगर हम लोग दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ तक वैक्सीन पहुंची, कहाँ कहाँ तक नहीं पहुंची, ये सब कुछ हम लोग ट्रैक करेंगे, कैसे, यूविन के द्वारा, ठीक है। तो यूविन एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। उसके बाद पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम चलाया गया है। डायलिसिस का मतलब क्या होता है, जब किडनी वगैरह खराब हो जाती है ना, तो डायलिसिस प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है। तो उसमें 4.53 लाख पेशेंट को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में फायदा मिला है। तो ये ओवरऑल एक अचीवमेंट है। देखिए, इन सारे आंकड़ों के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कितना कितना अचीवमेंट हुआ, लेकिन क्या है ना, कई बार वो आंसर फ्रेम करते हैं, मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये सारे हमारे जो आंकड़े हैं बहुत काम आ जाते हैं, ठीक है, हमारे आंसर राइटिंग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण और वजनदार बना देते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। अब देखिए, इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को, ताकि वो अपने राज्य और यूनियन टेरिटरीज में क्या कर सकें, अच्छे हेल्थ मिशन अपना सकें
और हेल्दी कदम उठा सके ताकि लोग हेल्दी रह सके। उसके बाद ये फोकस किया जाता है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, हर एक स्टेट की खुद का एक अथॉरिटी दिया गया कि आप अपने स्टेट में अपने हिसाब से डील कर सकते हो, आप अपने राज्य में जैसा भी आपको सिचुएशन लग रहा है उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हो, आपको फंड वंड प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी डिसीजन डिसेंट्रलाइज किया गया। सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सेंटर लेवल ही डिसीजन लेगा, और डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसेंट्रलाइज किया गया, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना सरकार काम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सबको फ्री कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की गई। कैपेसिटी बिल्डिंग बोले तो जैसे कि हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग में देखते हैं तो जो हमारे आज हम 200 लोगों का इलाज कर पा रहे हैं तो आने वाले अगले साल में 500 लोगों का करें, तो इसको कैपेसिटी बिल्डिंग बोलते हैं, यानी कि ज्यादा ट्रीटमेंट हम लोग कर पाए, ज्यादा लोगों को कवरेज में लेकर आ पाए, कैपेसिटी बिल्डिंग इस तरीके से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया के मैटरनल, चाइल्ड, कम्युनिकेबल डिजीजेस को रोकने में, कम्युनिकेबल डिजीज को फैलने से रोकने में, ठीक है। तो जो इन्वेस्टमेंट है हमारा सरकार अच्छा कर रही है, जो हमने अभी आंकड़े देखा इसके हिसाब से प्रूफ हो रहा है कि सरकार हेल्थ मिशन में अच्छा काम कर तो रही है, ठीक है। ये जरूरी भी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा होती रहनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। हेल्दी अगर युवा नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगा हेल्दी, तो जाहिर सी बात है, ठीक है, आने वाले जो फ्यूचर होगा वो विकलांग ही पैदा होगा, यानी कि अपंग ही पैदा होगा, और वो डिसेबल्ड ही रहेगा भाई साहब, सीधी सी बात इतनी है। चलिए, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। विश्व स्तर पर जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज की वो अनाउंस कर दी गई है, ठीक है। और कौन अनाउंस करता है, तो द जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्या है ये, द जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने वर्ल्ड, ठीक है, द सही में ऑर्गेनाइजेशन, इसको TH आर्टिकल इंग्लिश वाला द मत समझना, ये ऑर्गेनाइजेशन है, द नाम है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जो रैंकिंग है वो आपकी आ चुकी है, याद रखना, ठीक है। जो हमारा भारत है वो सेकंड रैंक पर है फिलहाल, ठीक है, भारत सेकंड रैंक पर है। और किस फील्ड में है कि सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज किसके पास है, तो याद रखना इंडिया जो है सेकंड रैंक पे हमारे पास आता है, और 128 यूनिवर्सिटीज भारत के अंदर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये ऐसा अभी फिलहाल का जो न्यूज है ये बताता है, ठीक है। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि याद रखना कि इंडिया की 128 यूनिवर्सिटीज हैं, यानी कि दुनिया में सेकंड रैंक पे देश है हमारा जिसमें यूनिवर्सिटीज आती हैं, ठीक है। फर्स्ट रैंक पे आप देखोगे तो यूएस आएगा, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है 2026 के लिए बनाई गई है, ठीक है, यानी 25 में डिसाइड किया गया तो 26 के लिए ही रैंकिंग है भाई साहब, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं न्यूज क्यों है, ठीक है। न्यूज इसीलिए है क्योंकि रैंकिंग दे दी गई है और इंडिया सेकंड रैंक पे है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी था। लेकिन यहाँ पे इंडिया के लिए एक और गलत बात यह है कि देखो, हम लोग अक्सर इस बात पे खुश हो जाते हैं कि हम क्या अचीव किया है, हम इस बात पे दुखी नहीं होते हैं कि हमने क्या अचीव नहीं किया है। भाई साहब टॉप 200 में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ये भी तो हमारे लिए एक चिंता का विषय है ना, याद रखें, है ना। और इंडिया में जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी बताई गई है वो बताई गई IISc, ठीक है, याद रखना IISc बैंगलोर की बात कर रहे हैं। तो जो IISc बैंगलोर जो है इंडिया में टॉप किया है इसने, लेकिन 200 के अंडर में भी ये नहीं आती है, याद रखना। भले ही नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज यानी क्वांटिटी होना इज नॉट इंपॉर्टेंट यार, क्वालिटी होना इंपॉर्टेंट है। बेशक 20 यूनिवर्सिटीज इंडिया में होती लेकिन वो रैंकिंग में होती, समझ में आता था। यहाँ पे आपका मतलब टॉप 200 में भी आपका रैंक नहीं है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बढ़ा के आप कर ही क्या लोगे भाई साहब, है ना। 128 यूनिवर्सिटीज का आप क्या कर लोगे, अचार डालोगे क्या, जब उनमें क्वालिटीज ही नहीं है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे इंडिया में देखा जाए तो टॉप पे IISc बैंगलोर आता है, और यूएसए टॉप पे है। कंट्री वाइज बोले तो यूएसए टॉप पे 171 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इंडिया 128 यूनिवर्सिटीज, जापान 115 यूनिवर्सिटीज थर्ड रैंक पे, और उसके बाद टर्की 109 यूनिवर्सिटी फोर्थ रैंक पे आपको दिखाई देने वाला है, यानी कि यूएसए, इंडिया, जापान और टर्की, ठीक है। उसके बाद देखो जो पूरे दुनिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उस यूनिवर्सिटी में टॉप पे कौन है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपका टॉप पे जाएगी, नंबर 1 पोजीशन पे आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी, है और शायद रहे, क्योंकि पिछले 10 सालों से ये यही आ रही है टॉप पे, ठीक है, मतलब 10th कॉन्सिक्यूटिव ईयर यही टॉप कर रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है ना
उसमें भारत तो भूल ही जाओ, 200 में भी नहीं है तो क्या है। तो 7 यूनिवर्सिटीज आपका यूएसए से हैं और 3 यूनिवर्सिटीज आपका यूनाइटेड किंगडम से हैं। टोटल कितनी यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया था? 2191 यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया था, ठीक है, 115 कंट्रीज से। और रैंकिंग सर किस आधार पर दिया जाता है? तो 18 इंडिकेटर्स हैं, 18 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिन पर रैंकिंग दिया जाता है, जैसे कि टीचिंग कैसी हो रही है, रिसर्च कैसा हो रहा है, इनोवेशंस कैसे हो रहे हैं। तो अलग अलग जो पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड किए गए हैं। और टोटल पैरामीटर्स कितने हैं? तो यहाँ पे 18 टोटल पैरामीटर्स दिए गए हैं, जिसके बेस पर देखा जाता है कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग क्या है। क्लियर पॉइंट बच्चों? 18 वहां से निकलने वाले बच्चों की इनकम कैसी है, प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, इस तरीके के 18 ऐसे पैरामीटर्स दिखाई दिए गए। क्लियर पॉइंट यहाँ पे याद रखना। इंडिया ने थोड़ा अच्छा उछाल किया है, यानी कि इंडिया ने पहले 107 यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी 2025 के हिसाब से बता रहे हैं, और 2026 की रैंकिंग में 128 हो चुकी हैं, यानी कि कहीं ना कहीं भी 14 यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने ज्यादा स्टार्ट किया है। ठीक है, यह हमें बता रहा है कि हमने काफी ज्यादा अच्छा इंप्रूव किया है। जो IISc है यह हमें बता रहा है कि हमने स्ट्रॉन्ग एक रिसर्च मतलब रिसर्च के क्षेत्र में आउटपुट अच्छा दिया हुआ है, हमने एकेडमिक्स स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखे हुए हैं, और इंडिया में टॉप इसीलिए किया है भाई साहब। बट मेरा सवाल अभी भी वही है कि हम टॉप 200 में भी नहीं है भाई, तो ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। ठीक है, चलिए हम ये देख रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी जो है ग्लोबल लेवल पे काफी अच्छा अपना नाम बना रही है, सिर्फ संख्याओं में नाम बना रही है, क्वालिटी में नाम नहीं बना रही है। ठीक है, लेकिन याद रखना जिस तरीके से आर्टिकल आपको दिखा गया है, मतलब अखबारों में आया है, अब गवर्नमेंट जो आर्टिकल छपवाए हैं या गवर्नमेंट के फेवर में छपे हैं, एग्जाम में आपको वही पूछा जाएगा भाई सब, एग्जाम में आपको वही लिखना है। तो उसके हिसाब से आप लोग डेटा पढ़ लो। मैं तो यूं भाई बता देता हूँ, बोल देता हूँ कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। ठीक है, हो सकता है भाई अपना जो पक्ष रखना, हमारे जो है राइट टू स्पीच है इंडिया में, तो मैं अपने राइट टू स्पीच का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो जो ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो इंडिया जो है एक बहुत ही हब बन रहा है, बहुत बड़ा। ठीक है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है इंडिया, और जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है ना जो इंडिया में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ग्लोबल लेवल पे रैंकिंग लेकर के आ सके और भारत जो है ग्लोबल लेवल पे अपना कुछ मतलब अच्छा परफॉर्म कर सके। चलिए अगला जो आर्टिकल आता है वो ये बताता है टॉप 5 कंट्रीज विद द मोस्ट रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात कर रहे हैं, 5 ऐसी कंट्रीज जिनमें सबसे ज्यादा नदियों का जाल है, यानी कि नदियां हैं। ठीक है, देखिए एग्रीकल्चर जो है, किसी भी कंट्री को खाना तो एग्रीकल्चर से ही मिलता है, चाहे आप कितना भी डेवलप कर लो भैया, एग्रीकल्चर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं दूसरे देशों पे डिपेंड हो खाने पीने तक के लिए, और खाना ही तो सबसे जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है इरिगेशन, पानी, तो नदियां जरूरी हैं। तो यहाँ पे नदियों का एक पूरा वो किया गया है, स्टडी किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन सी टॉप 5 कंट्रीज हैं जिनमें नदियों का जाल सबसे ज्यादा है। तो देखिए न्यूज में क्यों है, क्योंकि कंट्रीज, ठीक है, वेरी इन रिवर नेटवर्क, रिवर का नेटवर्क जो है सारे कंट्री में अलग अलग होता है। ठीक है, रशिया ने टॉप किया है, यानी कि रशिया में सबसे ज्यादा नदियां देखने को यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए रशिया में 1000 से ज्यादा रिवर्स हैं, नदियां हैं। ठीक है, जो कि यूरोप और एशिया में सबसे ज्यादा है, याद रखना। ठीक है, जिसमें वोल्गा, लेना, ओब, येनिजी एंड अमूर नाम की कुछ नदियां बताई जा रही है। वैसे 1 लाख से भी ज्यादा है, तो 4-5 नाम जो स्पेशल है मैंने आपको बता दिया। जिसमें वोल्गा जो है यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है, लेकिन अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की तो नाइल है। ठीक है, इजिप्ट की जो नाइल रिवर है वो वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, लेकिन हम यूरोप की बात करें तो आपका लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हो जाएगी, वोल्गा। ठीक है, याद रखना ये ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब शिप वगैरह जाती है, मछली वगैरह यहीं से पकड़े जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, उस नदी पे ऐसी परियोजनाएं बनाए गए हैं, डैम बनाए गए हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद लेना और अब सपोर्ट फिशरीज, दोनों 2 और इंपॉर्टेंट नदियां हैं, लेना और अब, ये फिशरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जंगलों में आसपास इनके जंगल है, तो जंगलों में पानी भी इन नदियों से जाता है, उधर ग्राउंड वाटर भरा रहता है। ठीक है, और जंगल ग्राउंड वाटर तो इस्तेमाल करते हैं, पेड़ ग्राउंड वाटर तो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है, और ये आपका जो साइबेरियन रीजन है ना, जो आपका रिमोट एरिया है साइबेरियन रीजन, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में कह लो। ठीक है, तो उस पूरे रीजन को यही नदियां पानी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, येनिजी हो गया, अमूर हो गया, ये फ्रेश वाटर है, यानी कि फ्रेश वाटर मिलता है यहाँ पे। ठीक, खारे पानी नहीं है, इनसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाए जाते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग जीव जंतु हमारे यहाँ पे होते हैं, अलग अलग टाइप के जीव जंतु, फ्लोरा, फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं।
ग्लोबल लेवल पे कौन कौन सी कंट्री के पास कितने कितने नदियां हैं? कनाडा के पास लगभग 8,500 हैं, ठीक है। और आपका जो चाइना के पास है तकरीबन 50,000 है, ब्राजील के पास 45,000, बांग्लादेश के पास 700 नदियां हैं, ठीक है। रशिया तो भैया 1 लाख से ऊपर, तो वो एक तरीके से अनमैच्ड है, किसी का कोई रशिया को हाथ नहीं पकड़ सकता भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये जो रिवर है, ठीक है, लैंडस्केप, इकोनॉमी, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट और कॉन्टिनेंट के अंदर में, इन सबको अफेक्ट करती हैं। डेफिनेटली जिस तरफ नदी रहेगी वहां पे सेटलमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि पीने का पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इरिगेशन हो गया, खेतीबाड़ी हो गया, सब उसके आसपास ही आपको दिखाई देंगी। तो नदियां डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। तो रशिया जो है ये हमारा सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रिवर्स रशिया के पास है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। सबसे लंबी जो है यहाँ आपका पूरी दुनिया में तो आपका नाइल रिवर आ जाती है, और सबसे बड़ी जो है वो अमेजन आ जाता है, ठीक है, याद रखना। अमेजन बड़ी है, लंबी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूं। बड़ी का मतलब लंबाई चौड़ाई सब ज्यादा है, और लंबी का मतलब पतली है लेकिन लंबी गई है। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। तो अमेजन रिवर दुनिया में सबसे बड़ी है, और नाइल रिवर जो है दुनिया में सबसे लंबी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना। और रशिया के पास सबसे ज्यादा नदियों की संख्या, यानी कि 1 लाख से भी ज्यादा नदियां रशिया के पास है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं अगला। अगला जो आर्टिकल आता है, 6th ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025, ठीक है, मुंबई में किया गया। 5वां फिनटेक, ठीक है, 5वां फिनटेक, 6वां फिनटेक, ठीक है। अब फिनटेक का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, ठीक है बच्चे, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम लोग क्या? फिनटेक। तो ये शुरुआत किया गया था, ठीक है, 2020 के अंदर में, और ये फिनटेक फेस्ट है, यानी कि यहाँ पे पूरे दुनिया भर से एक्सपर्ट्स को बुलाए जाते हैं, अलग अलग देशों के एक्सपर्ट्स को बुलाए जाते हैं, ताकि वो एक्सपर्ट्स आके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में अब फिनटेक का मतलब क्या होता है? ये आप फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम वगैरह सब इस्तेमाल करते हो ना, फिनटेक ही है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ही है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में कौन सा कंट्री बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा है, कौन सा कंट्री बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, कौन सा कंट्री एवरेज कर रहा है, हर एक देश के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, और एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में आयोजित किया गया था, कहां पे? मुंबई में। क्लियर पॉइंट बच्चे, याद रखना। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या रहेगा, ठीक है? फिनटेक इनोवेशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक वाली जो कंपनी है, फिनटेक जो प्रोवाइड कर रही हैं, वो और ज्यादा नया नया चीज के क्या लेके आ रही हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले यूपीआई आया है ना, यूपीआई में रिपीटेड मोड नहीं था, 2016 में यूपीआई, 2018 में रिपीटेड मोड आ गया, यानी कि आप ऑटो पे वाला मोड आ गया, उसके बाद 1 2 3 पे आ गया, मतलब अलग अलग तरीके के इनोवेशंस होते रहे ना यूपीआई में भी। उसी तरीके से यहाँ पे आगे और क्या इनोवेशन कर सकते हैं, और क्या नवाचार लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में एक मीटिंग की गई। और एआई, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल बढ़ गया हमारे ग्लोबल लेवल पे। तो एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसी बारे में बातचीत करने के लिए ये पूरा मीटिंग बुलाया गया। 2020 में शुरू हुआ था, और ये 6वां ग्लोबल फिनटेक समिट है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब देखो इवेंट है ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है। कहां पे? जियो वर्ल्ड सेंटर, मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर है, वहां पे इनॉग्रेशन किया गया, उद्घाटन किया गया, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। थीम क्या है? एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर अ बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय एआई, यानी कि हमें फाइनेंस वर्ल्ड जो है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है, और वर्ल्ड बहुत अच्छा बनाना है, और किसके द्वारा? तो एआई के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ एआई। डेफिनेटली आने वाले टाइम एआई का, ये तो इसमें भी क्यों ना एआई का इस्तेमाल किया जाए। इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीकर्स हैं, जिन्होंने अपनी बातों को रखा, जो वैसे तो देखिए जितने एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वो अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लीडर है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नरेंद्र मोदी है और यूके के पीएम कीर स्टारमर है, उन दोनों ने अच्छा यहाँ पे लेक्चर दिया कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो जो मेन जो चेहरे आपको दिखाई देंगे, ये निर्मला सीतारमण ने यहाँ पे उद्घाटन किया, और जो दो मेन स्पोक्स पर्सन है वो नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर, जो कि यूके के पीएम है, ठीक है बच्चों। एक्टिविटीज की बात की जाए तो यहाँ पे वर्कशॉप बहुत सारे करवाए गए, हैकाथॉन करवाएगा। हैकाथॉन एक मतलब एक तरीके का मैराथन कह लो, ठीक है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैकाथॉन करवाया गया। इन्वेस्टमेंट स्पीच दिए गए, ठीक है, इनमें नॉट स्पीचेस दिए गए, यानी इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करना चाहिए, किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। और ये फिनटेक अवार्ड भी दिए गए, जिन जिन एंटिटीज ने, जिन जिन स्टार्टअप्स ने, या जिन जिन बिजनेस ऑनर्स ने अच्छा यहाँ पे किया है, ठीक है, अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश किया है, तो वहां पे उनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर पॉइंट। यहाँ पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की बात करें तो 70 कंट्रीज के डेलीगेट, 70 कंट्रीज के एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं, जिसमें सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस और स्विट्जरलैंड जैसी बड़े बड़े नेशंस आपको दिखाई देने वाले हैं। क्लियर पॉइंट बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस डेफिनेटली होगा क्योंकि तकरीबन 1 लाख, देखिए जो 70 देशों से 1 लाख से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं। 7,500 से भी ज्यादा कंपनियां यहाँ पे आई हैं जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया अपना प्रोडक्ट। सर हमारे पास ये आइडियाज हैं, ये इनोवेशंस हैं और इस तरीके से हम काम करना चाह रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन दिए हैं यहाँ पे तकरीबन 7,500 कंपनियों ने। अब वो डेमोन्स्ट्रेशन जिसको पसंद आ जाएगा, जैसे मान लो मैंने कोई डेमोन्स्ट्रेशन दिया किसी देश को, किसी कंट्री को पसंद आ गया तो मुझ में इन्वेस्टमेंट कर देगा। तो एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एआई ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट पे फोकस होगा और पॉलिसी पे बात होगी। इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी पॉलिसीज हम लोग चलाएंगे उन सब पे यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन किया जाएगा, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर ले। क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल पार्टनरशिप की जाएगी। क्रॉस बॉर्डर यानी कि इंडिया का, अभी देखिए इंडिया का जो यूपीआई है अलग अलग कंट्री में चल रहा है। अभी तो कतर में शुरू हो गया, हमारा 8वां ऐसा देश बन चुका है कतर जहां पे हमारा यूपीआई शुरू हो रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को भी हम लोग शेयर करने की बात यहाँ पे करेंगे। अब इससे क्या होगा, जो पूरा इकोनॉमी है ना जुड़ जाएगा, हमें किसी और करेंसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग आमतौर पे अभी यूएस डॉलर पे डिपेंड है, यूएस डॉलर में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद रखना। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपना ही यूपीआई से वहां पे पेमेंट कर सके, डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं, बस सीधी सी बात है। तो ये जो आपका 2025 का ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है, जीएफएफ जो है 2025 का, एक बहुत बड़ा मौका देता है इंडिया को, क्योंकि इंडिया के मुंबई में हुआ है तो इंडिया को बहुत ही बड़ा एक मौका देता है कि वो एक लीडिंग सेंटर के रूप में उभरे, या फिर एक फिनटेक इनोवेटर के रूप में उभरे, या फिर एक बहुत बड़ा स्टार्टर के रूप में उभरे। ये एक बहुत बड़ा मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके, ठीक है, एआई इनेबल्ड सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? 7,500 कंपनियां और 1 लाख से भी ज्यादा लोग और 70 देशों से। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि मिला जुला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा रिजल्ट देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।